नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि साथियों रेलवे एग्जाम में जो मेरिट बनता है वो साइंस के क्वेश्चन पे ही बनता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन साइंस का आप बनाओगे सबसे आगे आप रहोगे। आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के पूरे 61 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप भी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टॉप 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप रेलवे के किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो भाई निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखना, यकृत में संश्लेषित होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन के। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के, जिसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर में होता है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है, जो पका हुआ अंगूर होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए, पके हुए अंगूरों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज, आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट है, रेयॉन बनाया जाता है किससे। तो भाई देखिएगा, रेयॉन किससे बनाया जाता है साथियों, याद रखना सेल्यूलोज से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो भाई जाइमेस की उपस्थिति में, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी, जाइमेस। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। यानी जो प्राणी विलुप्त हो जाते हैं उनका जब अध्ययन होता है तो उस विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है। यानी मान लेते हैं आपको नींद न आने की बीमारी हो गई है तो उसके लिए डॉक्टर कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखना, करेक्ट आएगा इंसोमिनिया, ऑप्शन नंबर बी, इंसोमिनिया शब्द का। अगला है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई देखिएगा, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला जो कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम, यानी राइट है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिएगा, मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम है। तो भाई एक तो टाइलिन होता है आपका, क्या होता है, एक होता है टाइलिन एंजाइम, और अगर ऑप्शन में टाइलिन ना हो तो आपको एमिलेज आंसर करना है। याद रखना, एमिलेज और टाइलिन ये दोनों एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है, याद रखना। रेडियो इम्यूनोएसे एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किस बीमारी में होता है। तो रेडियो इम्यूनोएसे यानी RIA इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक चिकित्सा है जिसका उपयोग या प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है या कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी प्राणी स्तनधारी हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में व्हेल है, चमगादड़ है, कंगारू है और दरियाई घोड़ा है। ये चारों स्तनधारी प्राणी हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है। तो देखिए, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है। तो याद रखिएगा, वायरस। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन किस प्रकार से इसका प्रयोग या उपयोग होता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में है 78%। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ये प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में ऑप्शन नंबर डी कथन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। यानी इनमें से कौन सा बीमारी है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो देखिए, करेक्ट आएगा डायबिटीज़ मेलिटस में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज़ मेलिटस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग
कौन सा रोग है जो मच्छर बाहित नहीं है? तो साथियों देखिए इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर बाहित नहीं है? तो भाई स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये मच्छर बाहित रोग नहीं है, ये जो है सीसी नामक मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो देखिए यकृत, लाला ग्रंथि और यहाँ लार ग्रंथि होगा और अग्नाशय, ये सभी जो है पाचक एंजाइम का स्रावन करता है, लेकिन शुद्रांत की ग्रंथियाँ पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, याद रखना। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भाई अनियत तापी प्राणियों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? जो देखिए जो स्तनधारी प्राणी होती हैं उसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या क्या होती है? तो साथियों एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन, लगभग 5 मिलियन। अगला है पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या? तो देखिए जो पक्षियाँ होती है बर्ड्स, उनमें प्राय एक ही अंडाशय होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है लगभग 4%, याद रखिएगा। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी सभी पत्तियों का जब नाश हो जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो देखिए क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो खट्टे स्वाद का अनुभव हमारे जीभ से होता है, तो वो जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है, यही पूछा जा रहा है, याद रखिएगा पार्श्व भाग में। नेक्स्ट है किसी कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं? तो भाई किस प्रकार के कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिलते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा उभयचर में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? याद रखिए गलसुआ। ठीक है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या? तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है साथियों, देखते हो ना, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में शर्करा होती हैं, शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है, इस कारण। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा, फैट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली जो औषधि है उसको डायूरेटिक कहा जाता है, याद रखिएगा। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य को क्या कहते हैं? तो जानवरों की एक जाति द्वारा देखिए उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले जो रासायनिक द्रव्य हैं उनको फेरोमोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फेरोमोन। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? तो साथियों देखिए अन्न जो होता है एक समृद्ध स्रोत होते हैं, किसके होते हैं? तो भाई स्टार्च के। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? याद रखिएगा मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg% होता है। ठीक है, अगला है आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा कितनी प्रतिशत होती है? तो भाई आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त जो सौर ऊर्जा होती है वो होती है 0.1%, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों में? तो याद रखिएगा जो पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारी होते हैं उनमें ये श्वेत फुसफुस रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। अगला क्वेश्चन है आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? याद रखिएगा प्रतिरोधी के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? तो देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? तो भाई एड्रीनलिन, याद रखना एड्रीनलिन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है? यानी इनमें से कौन सा वनस्पति तेल है जिसमें वसा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो देखिए सूर्यमुखी तेल में भी वसा अम्ल होता है, सरसों का तेल में तो होता ही है, मूंगफली के तेल में भी होता है, लेकिन नारियल के तेल में वसा अम्ल नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आलू की
आंखें उपयोगी होती हैं किसके लिए? तो आलू की जो आंखें होती है वो कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो वह मूत्र का अपसामान्य घटक होता है साथियों कीटोन निकाय। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला है, किस पदार्थ का या किसी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो भाई याद रखना, उसको प्रतिजन यानी एंटीजन कहा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, समुद्र रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति के किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो याद रखिए उदर पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उदर पर। नेक्स्ट है, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो भाई लॉक्ड जॉ विकृति जो है ये साथियों टिटनस नामक बीमारी का एक दूसरा नाम है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो देखिए स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय पदार्थ या उत्पाद जो हैं वो अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। याद रखिएगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो देखिए जब दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, घटता है। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साथियों हाइड्रोजन आबंध रचना। राइट है ऑप्शन नंबर सी। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो देखिए चिलगोजा जो है ना साथियों, चिलगोजा याद रखना पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो देखिए तरंगों द्वारा प्रदर्शित इनमें से कौन सी घटना जो कि नहीं की जाती है? तो देखिएगा तरंगों के द्वारा कौन सी घटना? तो ध्रुवन। बाकी परावर्तन अपवर्तन विवर्तन तो होता ही है, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है इसका मतलब ये होता है कि उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन हैं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, इसका अर्थ यह है कि हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 है। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगला है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो भाई याद रखना, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस नामक कवक का। गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? तो देखिए गुड़ जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? याद रखिए ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? तो अधिक मात्रा में जब इथाइल अल्कोहल यानी कोई शराब पी लेता है तो उसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। राइट है ऑप्शन नंबर बी लीवर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो इसको आप क्या पढ़ोगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम, याद रखना यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए साथियों याद रखना दृश्य प्रकाश को उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। चिकनगुनिया होता है एक किस प्रकार का रोग? तो देखिए चिकनगुनिया जो है ये एक रोगजनक जन्य रोग है। याद रखिए। पनडुब्बी के आविष्कार कौन थे? तो भाई पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? याद रखिए डेविड ब्रूसनेल ने। आगे देखिएगा, जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो देखिए जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? याद रखिए संलग्नता। ऑप्शन नंबर बी। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो याद रखिए यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो है ये किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में। राइट है ऑप्शन नंबर डी एमाइड। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना है?
तो भाई विश्वव्यापी उष्णता में यानी ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन गैस का जो योगदान है वो होता है 20%। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है, 3-4 वर्षों के बच्चों में दूध के दांतों में कौन सा दांत नहीं होता है? अब देखिए, दूध के दांतों की संख्या टोटल होती है 20, लेकिन 3-4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें तो पूरे 20 दांत नहीं होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा एक दांत नहीं होता है दूध के दांत में? तो देखिए करेक्ट आएगा इंसीजर्स नामक दांत 3-4 साल बच्चों में नहीं होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि आप रेलवे ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, RPF में से किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।